किसी भी आंदोलन का बेस होता है। मार्क्स आपने पढ़ा है ना? तो मार्क्स क्या कहता है कि प्रो सिस्टम और एंटी सिस्टम दोनों में संघर्ष होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि प्रो सिस्टम, जब तक ये सोचोगे कि हमारी समस्या सरकार हल करेगी, तब तक आप सरकार के साथ रहोगे नहीं रहोगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे क्या होता है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है वो तो सबके लिए करती है, लेकिन जो झूठ बोल करके, चोरी करके, दलाली करके सत्ता में आते हैं, वो अपने लोगों का हित या अपना हित साधने लग जाते हैं। तो आम जनता को निराशा होने लग जाती है। समझ रहे हैं? या वैसे भी कभी कभी क्या होता है कि दाल रोटी खाते खाते आपका मन हो गया, कुछ और खाते हैं। तो कभी कभी सरकार बहुत अच्छा करती है, तब भी लोग चेंज कर देते हैं। जैसे राजस्थान की बात करें। और कभी कभी एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है। और जब एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में सत्ता परिवर्तित हो जाता है। सत्ता परिवर्तन की पूरी दुनिया में दो ही सिस्टम है। एक है बैलेट और एक है बुलेट। क्या है? बैलेट और बुलेट। जब विश्वास हो जाए लोगों को कि भाई बैलेट से सत्ता परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि वोट की चोरी हो रही है, तो किधर जाएंगे वो? क्या बुलेट का प्रतीक होता है क्या? पावर, शक्ति। अगर बिहार में वोट चोरी नहीं रुकी, पूरे देश में वोट चोरी नहीं रुकी, या ये पता लग जाए, तो लोकतंत्र का आधार चुनाव ही तो है, जो सरकार को संवेदनशील और उत्तरदायित्व बनाए रखती है। और वो सिस्टम खत्म हो गया तो बचेगा क्या फिर? यार, और जिसमें एक संवैधानिक संस्था अगर शामिल हो, चुनाव आयोग, बहुत बड़ी बात हो गई। तो चुनाव आयोग शेरो शायरी करता है, उल्टी सीधी बातें करता है। अभी राहुल गांधी का फैक्चुअल उसने वो किया क्या? अभी उसने राहुल गांधी को जवाब दिया क्या? कैसे वोट बढ़ गए? वे वोट जो बढ़े हैं कहाँ से आए हो? और अगर आपके पास 2021 में आपने सेंसस कराया नहीं, सेंसस ना कराने के पीछे का ऑब्जेक्टिव कोरोना, तो 2 साल था ना। 20 और 21 में प्रभाव था कोरोना का, 22 में तो नहीं था। तो चाहते तो 22-23 में सेंसस हो सकता था, नहीं हो सकता था? तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ, जब आपके पास डेटा ही नहीं है, तो फिर आप किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो? इसका मतलब हर चीज़ कहीं ना कहीं फेक या फर्जी है। आपके पास पॉपुलेशन का डेटा नहीं है और आप कैसी बातें कर रहे हो आप? वही वाला हाल है कि आपके पास ज़मीन ही ना हो और इसके बाद आप आसमान की बातें करो। आज मैंने सुना हम ये कह रहे हैं, अब हमारे विकास को कोई नहीं रोक सकता। वो पता नहीं देश के विकास की बात कर रहे हैं या अपने विकास की बात। कुछ ने देश बर्बाद कर दिया, इसने जो सन देखे गए थे मनमोहन सिंह, उसको इसने बर्बाद कर दिया। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, कुछ खाली हवा हवाई, सब झूठ पे आधारित है। ट्रेन ला रहे, फलाना ला रहे। अभी तो संविधान का ही नहीं पता लग रहा है कि संविधान है। जोनल काउंसिल हुआ करती थी, अभी पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोग। स्टेट काउंसिल हुआ करती, बहुत इंपॉर्टेंट। सेंट्रल स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन का बहुत बढ़िया काम करती। और वही नहीं पता है कि वो संस्थाएं हैं भी या नहीं है। किसी संस्था का पता नहीं लगता, खाली खुद ही का पिंग से हाथ मिलाया, कोई बात नहीं। तो हाथ मिलाया, ये हो गया। अरे हाथ मिलाने से भाई, हाथ मिलाना विदेश नीति है। इंपॉर्टेंट है। बायलेटरल ट्रेड कितने हुए? आपने कितनी ट्रेड लाई, कितनी टेक्नोलॉजी लाई, कितना इन्वेस्टमेंट लाए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप उस ट्रीटी से आपने अपने डिफेंस को कितना मजबूत किया, रीजनल डिफेंस, रीजनल कोऑपरेशन कितना मजबूत हुआ, इंपॉर्टेंट है। जितना हमने पढ़ाई करी है। वो जब मैं इकोनॉमिक पढ़ाऊंगा तो आपको मैं सारा सिस्टम बताऊंगा। है, जब इंडिया में एफडीआई है, दो तरह के इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो और एक एफडीआई। विदेशों से पैसे आते हैं। देशों से पैसे एक तो रेमिटेंस से आते हैं, आए हुए लोग हैं वो देते हैं पैसे। एक तो असिस्टेंस है, जो विदेशों से सहायता मिल जाती है, ग्रांट। और तीसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट है। क्या है?
एक और भी होता है जो हम ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड तो हम घाटे में जा रहे हैं अब। ग्रांट या को मिलना ये लगभग ड्राइंग दे रहा है ना, यूरोपियन यूनियन जो भारत सहायता क्लब वगैरह बने हैं वो थोड़े बहुत ग्रांट दे रहे हैं। रेमिटेंस की स्थिति खराब है जब से ट्रंप ने अमेरिकन फर्स्ट का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो आगे हमारा क्या बचा, इन्वेस्टमेंट बचा। सबको मिला के क्या बनता है, बीओपी क्या बनता है साहब, तो नहीं पड़ेगा, पता नहीं समझ में आ गई बात। भाई भारतीय जो विदेशों में कमाते हैं वो हो गया, तो ग्रांट हुआ है तो हमने ट्रेड किया। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट दो तरह का आता है, एक तो आता है पोर्टफोलियो में आता है और एक होता है डायरेक्ट। पोर्टफोलियो में क्या होता है, जो यहाँ की संस्थाएं बनी हुई हैं, इन संस्थाओं का आईपीओ जारी होता है। और दो तरह के मार्केट हैं, एक तो एडीआर है, ठीक है, एक जीडीआर है। ये भारतीय कंपनियां जो हैं, तो राष्ट्रीय स्तर की कंपनी, वो दो तरह अपने शेयर की लिस्टिंग करते हैं। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट में करते हैं, जो जहाँ से डॉलर आता है हमारे पास, तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट में करते हैं, पर यूरो, पाउंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, चाइनीज़, जापानीज, ये सारे आते हैं। तो दो तरह के मार्केट इन्वेस्टमेंट होते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कोई भी व्यक्ति किन कंपनियों में निवेश करेगा, जो कंपनियां फायदा, उन कंपनियों में कोई निवेश करेगा क्या जहां घाटा लग रहा है, नहीं करेगा ना। तो भारत में आपने जब से मार्केट को ख़त्म कर दिया, हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास जो मैनेजमेंट है, मैन पावर है, वो अमेरिका या यूरोपियन यूनियन को कम्पीट करता। टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, रिसर्च है, कम्पीट कर रहे हैं क्या। कोई भारतीय कंपनी बता दो तो दो चार दस आविष्कार करके बैठी हो, या कोई दो चार दस बढ़िया सामान बना रही हो। हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग से थोड़े वो सामान, ये खोला वो खोला बना दिया सामान। तो एडीआर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई है। उस समय एडीआर बहुत अच्छा आया था हमारे पास, जब 1991 में सुधार हुआ था। और 2009-10 में जब रिसेशन, 7-8 में रिसेशन चल रहा था, अमेरिका में मंदी चल रही थी, उस मंदी का सबसे बड़ा फायदा चाइना और इंडिया को हुआ था, तब हमारे पास एडीआर बहुत आया। और जो जीडीआर है, इसकी स्थिति मैं बता दूं आपको, जीडीआर की स्थिति क्या है। चलो ये तो हो गया। अगला डायरेक्ट की बात। डायरेक्ट जो है, इसमें हमारे पास दो तरह के रूट हैं। तो ऑटोमेटिक रूट है, कौन सा रूट है, और एक डबल टैक्सेशन कार, जनरल एविडेंस ऑफ, ठीक है, डबल टैक्सेशन। एक्चुअली होता क्या है, जैसे सपोज करो कोई पूंजी जर्मनी में क्रिएट की गई और जर्मनी की सरकार ने वहां पर कोई टैक्स लगा दिया, तो वाइट हो गई नहीं हो गई। अगर वो आदमी यहाँ निवेश करना चाहेगा तो क्या हो स्थिति बनेगी, वो लाएगा पैसा, तो भारत सरकार ने भी अगर टैक्स लगा दिया तो डबल टैक्सेशन हो गया नहीं हो गया। तो हमारे देश में ये कहा गया कि भैया अगर कोई गवर्नमेंट अप्रूवल से कोई चीज़ आती है निवेश होने, गवर्नमेंट अप्रूवल से कोई चीज़ निवेश होने आती है, तो उस पर उस देश ने जहाँ से उस पूंजी का ऑरिजिनेशन हुआ है अगर टैक्स लगा दिया, तो दोबारा भारत उस पर कोई टैक्स नहीं लगाए। क्लियर, क्योंकि वहाँ पर एक बार टैक्स लगा दिया जा चुका है। तो ये मनमोहन सिंह ने किया था कि भाई चलो गार। दूसरी स्थिति है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में दो रूट हैं, बॉम्बे रूट और दिल्ली रूट, रूट है। और एक्चुअली हमारे यहाँ ज़्यादातर जो ब्लैक मनी, वो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, वो टैक्स हेवन कंट्री में है। कहाँ पर है, जो ना तो स्रोत पूछते हैं। अब जैसे मॉरिशस है, सिंगापुर है, आप पैसा ले जाओ, कोई स्रोत ही नहीं पूछेगा आपसे, पैसा लगा दो, फिर वहाँ से पैसा एक नंबर हो गया, आप भारत भेज दो उठा करके। और जब वहाँ से पैसा आएगा तो भारत सरकार ने कहा कि ऑटोमेटिक रूट से आने वाले किसी पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नहीं समझे आप। जहाँ दुनिया के ब्लैक मनी आते हैं, जो टैक्स हेवन कंट्री है, वहाँ पर खाली भारत ही नहीं, जहाँ जहाँ भी करप्शन होता है पूरे वर्ल्ड में, उस हर जगह के पैसे आते हैं। और ऑटोमेटिक रूट से आने वाले किसी निवेश पर, इन्वेस्टमेंट पर, भारत सरकार उसका स्रोत नहीं पूछती, पैसा कहाँ से आया है और पैसा किसका।
तो भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी लगेगा नहीं लगेगा? क्या हुआ ना, अब हुआ क्या, 91 के बाद जो हमारी सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी उसको धड़ाधड़ बेचा गया। अभी तक वही कहानी चल रही है, पौने पौने दामों पे बेचा गया, इसमें दलाली कमीशन खाया गया, और इसका परिणाम ये हुआ, ये पैसा सिंगापुर और मॉरिशस ड्रेन होता रहा, साइफनिंग होती रही है। किसी की भी सरकार रही हो, मैं तो 91 की बात कर रहा हूँ, किसी की भी सरकार रही हो, 91 से पहले हमारे पास फेरा कानून था और एमआरटीपी था। फेरा और एमआरटीपी ब्लैक मनी को रोकते थे, और इनको आपने प्रीमा में कन्वर्ट कर दिया, एमआरटीपी हटा ही दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि अब जो फंडिंग आतंकवाद या अवैध ड्रग्स सप्लाई इन सबके लिए आती है, उन्हीं फंडिंग की जांच होगी, बाकी किसी फंडिंग की जांच नहीं होगी। यही फेमा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि फेमा ला दिया, और एमआरटीपी सब 2002 में हुए। कब हुए हैं? एक ही सरकार थी, और ऑटोमेटिक रूट उस समय क्रिएट किए गए, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट में सिंगापुर और मॉरिशस आ गए। यहाँ से ब्लैक मनी करके सिंगापुर ले जाओ, मॉरिशस ले जाओ, रोकने वाला है। यहाँ से उसको वाइट मनी बना के, और इस तरह एक पब्लिक इकोनॉमी प्राइवेट इकोनॉमी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो गई है। सरकार का किस चीज़ पर कोई नियंत्रण है क्या? ट्रांसपोर्टेशन इनके हाथ में नहीं है। वो तो अलग है, वो तो वर्चुअल करेंसी। चले, यूनियन सिस्टम बताते हैं आपको। यूनियन एक बहुत अलग फिलॉसफी है, एक बहुत ही अलग फिलॉसफी है। और अब इसके बारे में खाली एक शब्द यूज करूंगा कि स्पिरिट इज यूनिटरी। जो हमारी आत्मा है वो क्या है? यूनिटरी है। क्या है? और यूनिटरी सिस्टम में हमने दो चीज़ें बताई थी। एक तो जो यूनिट बनाई जाती है, उस यूनिट को बनाने का अधिकार किसके पास होता है? सेंटर के पास होता है। और जो पावर होता है वो या तो डेलीगेट होता है, या डिसेंट्रलाइज होता है, या तो डिवैल्यूएट होता है। इसमें बताई थी नहीं बताई थी? याद करो। तो जो राज्यों को पावर मिलते हैं, जो यूनिट्स को पावर मिलते हैं, पावर या तो डेलीगेट है, डेलीगेट का मतलब है कि कंडीशनल है, कभी भी वापस दे सकते हैं। और डिसेंट्रलाइज जो होता है उसमें क्या होता है? वापस नहीं लेते हैं, ठीक है। पावर का ट्रांसफर परमानेंट होता है और अनकंडीशनल होता है, वापस नहीं लेते हैं, ठीक है। पावर फाइनली किसका होता है? सेंटर का होता है। और जो दोनों के बीच की स्थिति होती है उसको क्या बोलते हैं? डिवैल्यूएशन। ना कुछ पावर तो है डेलीगेटेड है, और कुछ पावर क्या है? डिसेंट्रलाइज है। समस्या तो नहीं? तो आप देखें कि ये दो कंडीशन के साथ यूनियन बनती है, सॉरी सिस्टम बनता है। और फेडरल सिस्टम क्या होता है? फेडरल सिस्टम में पावर का डिवीजन जरूरी होता है, और स्टेट पहले आते हैं, यानी यूनिट्स पहले आते हैं, और यूनिट्स और सेंटर के बीच में एक समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो डिवीजन और कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट से यूनियन बनता है, सॉरी फेडरेशन बनता है, और पावर क्या होता है? डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं? ये फिलॉसफी है। इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने ये कहा कि देखिए भाई, हमारे देश में विविधता तो है, जहाँ विविधता होती है वहाँ पर ये स्टेट पहले आते हैं, फिर वो सेंटर बनाते हैं। विविधता तो है, बहुत सारी संस्कृतियाँ, बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीयताएं बहुत सारी हैं, जहाँ बहुत सारी राष्ट्रीयताएं होती है वहाँ पर ये सिस्टम बढ़िया काम करता है, और जहाँ पर एक राष्ट्रीयता होती है वहाँ पर ये सिस्टम बढ़िया काम करता है। ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगल है। ये क्या है? सेंट्रीपिटल है। सेंट्रीपिटल सिस्टम है सेंट्री। इंडिया ने इन दोनों के बीच की स्प्लिट तो क्या किया? ये बना दी। और जो ये बनाया है, किसका बनाया?
स्ट्रक्चर जो बनाया वो फेडरल बनाया। तो स्प्लिट यूनिटरी और स्ट्रक्चर फेडरल इज इक्वल टू 2 + v। कोई समस्या तो नहीं? अब हम बात कर लेते हैं, एक वर्ड हमने यूज किया, स्प्लिट इज, जब आप पढ़ोगे यूनियन को तो स्प्लिट क्या निकलेगी? यूनिटरी। और स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? फेडरल। तो दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा? इंडियन यूनियन सिस्टम। कोई समस्या तो नहीं? आगे बढ़े। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आर्टिकल 1 से लेके 5 तक, कि हमारा स्टेट कैसे बनता है। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेके 5 तक क्या है? 1 से 4 स्टेट कैसे बनता है। तो हम आर्टिकल 1 की बात कर लें सबसे पहले। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। क्या इज द यूनियन ऑफ स्टेट। कॉलिंग, फोन आ रहा था, मैं उठा नहीं रहा, क्लास में किसी का फोन नहीं उठा। आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन होगा। क्या होगा? इसमें क्या होंगे? राज्य होंगे। और राज्य कौन होंगे? इस शेड्यूल 1 में जो क्षेत्र शामिल है वो राज्य होंगे। शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 में जितने भी स्टेट हैं, उस समय जम्मू कश्मीर भी था, अब 370 हट गया तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, स्टेट भी नहीं है। तो जितने भी राज्य हैं प्लस जितने यूनियन टेरिटरी हैं इक्वल टू, यानी भारत में सभी क्षेत्रों को शामिल करके भारत का यूनियन। क्या कोई समस्या तो नहीं? ठीक है। अब आर्टिकल 2 कहता है, ठीक है, कि जो विदेशी क्षेत्र हैं उनको कैसे शामिल किया जाए यूनियन में। तो संसद सामान्य कानून बना करके आर्टिकल 4 में विदेशी क्षेत्रों को कोई क्षेत्र शामिल होना चाहता है तो उसको शामिल कर सकते हैं। जैसे पौंडीचेरी को शामिल किया, और दमन और दीव को शामिल किया। ठीक है, सिक्किम को शामिल किया, 75-76 अमेंडमेंट से शामिल कर लिया। ठीक है, आल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। कोई समस्या तो नहीं? तो विदेशी क्षेत्रों को भी अगर हम शामिल करते हैं तो दे आल्सो पार्ट ऑफ। गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल के अंडर में था। 61 में पुलिस कार्रवाई से उसको शामिल किया गया, पुलिस कार्रवाई से किया गया। पौंडीचेरी फ्रांस, देखिए, गोवा, क्या गोवा, ये दमन और दीव है। ठीक है, तीनों को मिला करके बना दिया गया दमन और दीव यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया जाता है मैं बताऊंगा आपको, अभी वो उसका कोई रिलेवेंस क्यों बनाया गया ये। इसके अलावा आप नीचे जाएंगे आप, ठीक है, तो आपको मिलेगा पौंडीचेरी, जहाँ एनाम है, हाँ माहे है, ये कराईकल है, सॉरी, ये एनम है, ये कराईकल, ये चंद्रनगर, चारों एरिया पर फ्रांस का नियंत्रण, और इनको मिलाकर के बन गया पौंडीचेरी। कोई समस्या तो नहीं? और इधर आपका है सिक्किम, ये विदेशी क्षेत्र था। सिक्किम क्या था? तो इसको सबसे पहले एसोसिएट स्टेट बनाया गया। ठीक है, 1975 में, और 1976 में इसको भारत का एक हिस्सा बना लिया। तो कहते हैं ना कि नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, तो इसे दिखती है सब विदेशी क्षेत्र थे जिनको भारत में शामिल कर लिया गया। आगे बढ़े। तो जो भी क्षेत्र शामिल किया जाएगा विदेशी क्षेत्र, दे बिकम द पार्ट ऑफ शेड्यूल 1, पार्ट ऑफ द यूनियन। इधर दे आर फुल फ्लैग्ड स्टेट और स्पेशल स्टेट आर यूनियन टेरिटरी। या तो विदेश विशेष राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर था, अब नहीं है। ठीक है, या तो विदेशी राज्य हैं, मतलब क्षेत्र हैं,
आर्टिकल 2 हो गया। यूनियन टेरिटरी हो सकते हैं, विशेष राज्य हो सकते हैं, या सामान्य राज्य। तो राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य कौन होंगे। ठीक है, राज्य की परिभाषा कहाँ है, राज्य की परिभाषा, ठीक है, शेड्यूल 7 में है। कहाँ है, शेड्यूल 7 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में तो, शेड्यूल 1 में क्या है, कुछ एरिया है। शेड्यूल 7 में क्या है, राज्यसभा की सीटें हैं, जहाँ से ये पता लगता है, सॉरी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन है। ठीक है, जहाँ पर लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, यूनियन, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ये सारे लिस्ट हैं। तो शेड्यूल 7 में राज्य उन्हीं को कहा जाता है जिनको स्टेट लिस्ट दी गई है। बाकी स्पेशल स्टेट हो सकता है और यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है, कोई समस्या तो नहीं। अब आर्टिकल 3 की बात कर लेते हैं। 3 की जब बात करते हैं तो राज्यों को बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य कैसे बनेंगे। तो राज्य कैसे बनेंगे, जब हम इसकी बात करते हैं तो पहला तो आधार है कि संसद को अधिकार है। क्या, किसको अधिकार है, जैसे कोई विदेशी राज्य जब शामिल किया जाता है देश में, तो उसके लिए संविधान संशोधन होता है, आर्टिकल 368 में, इसमें होता है। लेकिन अगर भारत में कोई नया राज्य बनाना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत, यानी आर्टिकल 3 में अगर कोई संशोधन होता है, ठीक है, तो सामान्य कानून होगा, वो संशोधन, यानी नया राज्य बनाने के लिए किसी संशोधन की जरूरत। इंडियन पार्लियामेंट हैव राइट टू, ऑन द प्रपोजल ऑफ प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति एक प्रपोजल लाएगा और उस प्रपोजल के आधार पर भारतीय संसद सामान्य कानून बना राज्यों का निर्माण। समझा तो नहीं। तो केवल विदेशी क्षेत्र को शामिल करने के लिए ही संशोधन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन भारत में कोई नया राज्य बनाने के लिए संशोधन की जरूरत नहीं है, बल्कि सामान्य कानूनों की जरूरत। शेड्यूल 4, शेड्यूल 4 में सामान्य कानून है। राज्य कैसे बनते हैं, राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर संसद, दोनों सदन सामान्य बहुमत से पास कर देते हैं। और आर्टिकल 2 में क्या होता है, किसी विदेशी क्षेत्र को शामिल करने के लिए विशेष बहुमत होता है, लोकसभा और राज्यसभा। समझा तो नहीं। ठीक है, अब राज्य बनते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये। राज्य, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना, नाम परिवर्तन करना, ठीक है, उनका एरिया मॉडिफाई करना, ये सारे काम संसद कर सकती है। राज्यों का बंटवारा कर सकती है, राज्यों को खत्म कर सकती है, कि राज्यों को मिला सकती है, एवरीथिंग। ठीक है, मतलब संसद के पास सारे विकल्प मौजूद हैं। नाम बदलना है तो संसद, एरिया चेंज करना है तो संसद, विशेष राज्य बनाना है तो संसद, राज्यों को खत्म करना है तो आर्टिकल 4। समस्या तो नहीं, खत्म कर सकते हो, राज्यों को खत्म कर सकते हो। जैसे पेप्सू को खत्म करके पंजाब बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश बनाया गया और हरियाणा बनाया गया। आगे बढ़े। अब राज्यों को बनाते कैसे हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो राज्यों के बनाने के लिए हम लोगों ने एक कमीशन बनाया था, फजल अली कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसकी सिफारिश पर हम लोगों ने 1956 में अधिनियम पास किया। 56 है ना, 53 है, सॉरी 53 है। 53 में हमने एक कानून बनाया, राज्य बनते कैसे हैं। अच्छा, जब हम राज्यों की बात करते थे तो उस समय हमारे पास जो लास्ट डिवीजन था, ए बी सी डी करके डिवीजन था। क्या था, ए बी सी डी करके डिवीजन था। तो फजल अली कमीशन ने सबसे पहले कहा कि ए बी सी डी डिवीजन को क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अब हमारे पास क्या होंगे, दो तरह के होंगे, एक तो स्टेट होंगे और एक यूनियन टेरिटरी होगी। क्या होगी, स्टेट कौन बनेगा, इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट किसे बनाया जाए और यूनियन टेरिटरी किसको, ये आधार समझ लीजिए। राज्यों का निर्माण प्रशासनिक आधार पर किया जाएगा, आधार पर, एंड सम टाइम कल्चर, इकोनॉमी एंड सोशल
फैक्ट शुड बी कंसिडरेबल। तो ज्यादातर राज्य बनाने का आधार क्या होगा? प्रशासन होगा, एक अच्छे प्रशासन के लिए। लेकिन कभी कभी हम लोग विकास, संस्कृति और मतलब सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को भी कंसिडर कर, सांस्कृतिक व्यवस्था को भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे झारखंड जो बनाया गया उसका आधार क्या है? प्रशासन है। लेकिन संस्कृति को भी वहाँ कंसिडर किया गया, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन को भी कंसिडर किया गया। राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर ना किया जाए, केवल भाषा के आधार पर। स्टेट शुड नॉट क्रिएट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट लैंग्वेज इज आल्सो कंसिडरेबल फैक्टर। मूल चीज तो क्या होगी? इसके बाद सारी चीजें कंसिडरेबल तो है, बट प्योर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण, समस्या तो नहीं। आगे बढ़े। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राज्यों के बीच एक बेहतर समन्वय के लिए, क्या करने के लिए? संघ और राज्यों के बीच एक बेहतर समन्वय के लिए दो संस्थाएं बनाई जाए। कितनी संस्थाएं बनाई जाए? दो। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, तो एक संस्था का प्रावधान था आर्टिकल 263 में, इसको बोलते हैं इंटर स्टेट काउंसिल। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट काउंसिल था। लेकिन इसने कहा कि इंटर स्टेट काउंसिल को तो एक्टिव कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? क्योंकि ये सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छे संबंध बनाता है, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन इसके साथ में एक जोनल काउंसिल बनाई जाए। क्या बनाई जाए? क्षेत्रीय परिषद। क्या बनाई जाए? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जैसे ईस्ट का कल्चर एक जैसा है, वेस्ट का कल्चर, नॉर्थ का कल्चर एक जैसा है, और साउथ का कल्चर। तो सेंट्रल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाए जाएंगे, 4 जोन बनाए जाएंगे। और जो ईस्ट जोन है उसी का एक पार्ट बनाएगा नॉर्थ ईस्ट जोनल काउंसिल, उसी का पार्ट होगा। ठीक है। और जोनल काउंसिल जो होगी उसका जो हेड होगा वो कैबिनेट मंत्री होगा केंद्र का, और मोस्ट प्रोबेबली होम मिनिस्टर होगा। इसका एक्स ऑफिसियो हेड होगा एक्स ऑफिसियो हेड होगा। और इसके अलावा उस जोन के जितने भी सीएम हैं, अगर यूनियन टेरिटरी है तो उसके प्रशासनिक अधिकारी, सीएम है तो सीएम, तो वो सब इसके मेंबर होंगे। क्या होंगे? और उसी मेंबर्स में से एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? वाइस चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन होगा? एक कैबिनेट मंत्री, मोस्ट प्रोबेबली कौन होगा? गृह मंत्री। और ये कौन होंगे? पर राज्य के सीएम होंगे। और उसी में से रोटेशन वाइज एक को उपाध्यक्ष। और जिस राज्य का मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष बनेगा उस राज्य का मुख्य सचिव उसका सचिव होगा। बिल्कुल एक ऑफिस हो। जैसे अगर मैं नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में कौन आते हैं? नॉर्थ में राजस्थान आते हैं, जिनके आते हैं, ठीक है, हरियाणा आता है, उपाध्यक्ष, मेंबर। समझ में आ गई बात? सेंट्रल में एक तो एमपी आता है, एक यूपी आता है, उत्तराखंड आता है, ठीक है, बाकी पंजाब, ये सब सारे इसमें आते हैं, ठीक है। और वेस्ट में कौन आता है? वेस्ट में आपके आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र। बाकी 4 राज्य उधर हो गए, वो साउथ में आ गए, ठीक है। हाँ, इसके अलावा उड़ीसा, बिहार, बंगाल सारे ईस्ट में आ गए। हाँ, ये आ गए ईस्ट में। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए 7 सिस्टर +1,
बड़ी वो सॉरी आपके, ना ना ना, 7 सिस्टर प्लस जो शामिल किया गया, क्या नाम है उसका, सिक्किम, 8, ये नॉर्थ ईस्ट में आ गए। इनका अपना मुख्यालय बनाया गया है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग राज्यों के बीच बेहतर सांस्कृतिक समन्वय करते हैं। एक तो सेंट्रल स्टेट के बीच करते हैं और एक अमंग स्टेट्स, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग, सबको ये कंसिडर करते हैं। और ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं बेहतर समन्वय के लिए, बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए। कोई समस्या तो नहीं? तो ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो हमें खाली ये बताना था कि जो स्टेट इलेक्शन एक्ट था उसमें क्या क्या चीज़ें की गई, तो राज्य कैसे बनाए जाएंगे और राज्यों के बेहतर समन्वय के लिए क्या किया जाएगा, ये चीज़ समझ में आ गई। अब इंटर स्टेट काउंसिल तो मैं उसी में पढ़ाऊंगा जो इंटर स्टेट रिलेशन है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं? एक में हमारा यूनियन में क्या क्या शामिल होगा, यहाँ पे स्टेट होगा, और शेड्यूल 1 में जो क्षेत्र है वो चाहे विशेष राज्य हो, चाहे सामान्य राज्य हो, चाहे यूनियन टेरिटरी हो, सारे मिलाकर के हमारा यूनियन आते हैं। दूसरी बात बोली कि विदेशी क्षेत्र को हम कैसे शामिल कर सकते हैं, यहाँ त्रिपुरा को हम शामिल कर लिया। जिन क्षेत्रों को हमने दे दिया वो यूनियन का पार्ट नहीं होगा, और जिन क्षेत्रों को ले लिया वो पार्ट, जैसे कच्छ टीबू को हमने दे दिया श्रीलंका को, 3 बीघा गलियारा को हमने दे दिया बांग्लादेश को, ठीक है, तो हमारी यूनियन का पार्ट हो नहीं होगा, आर्टिकल 2। और जो नए क्षेत्र शामिल कर लिए गए वो पार्ट हो जाएंगे। आर्टिकल 3 में राज्य बनते कैसे हैं, आधार बता दिया, आधार प्रशासनिक है लेकिन चीज़ें भी कंसिडरेबल हैं। और अब राज्य जो विदेशी क्षेत्र शामिल होंगे या बाहर जाएंगे, कोई क्षेत्र बाहर जाएगा या आएगा तो उसके लिए तो संशोधन करना पड़ेगा, और जो कोई नया राज्य बनाना है उसका बाउंड्री चेंज करना है, नाम चेंज करना है, या किसी राज्य को ख़त्म करना है, या किसी राज्य का बंटवारा करना है, उसके लिए आर्टिकल 3 में जो व्यवस्था है उसके आर्टिकल 4 में सामान्य कानूनों से ऐसा हो जाएगा। और राज्य बनाने की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर संसद सामान्य बहुमत से बना देती। कोई समस्या तो नहीं है? आगे बात, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब देखिए आत्मा क्या हो गई, स्पिरिट इज यूनिटी, क्योंकि राज्यों का निर्माण संसद यानी केंद्र की इच्छा पर निर्भर है। राष्ट्रपति का प्रस्ताव का मतलब कैबिनेट का एडवाइस, तो अगर केंद्र चाहे तो उसकी इच्छा से राज्य बन जाएंगे, इसका लक्षण है। ठीक है, बट राज्य दिखते हैं नहीं दिखते हैं, तो राज्य हैं वहाँ की सरकारें हैं, फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। आगे बढ़े। अब दूसरा है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। देखिए जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में जो बंटवारा हुआ था वो 2 तरह से बंटवारा हुआ था, एक जनरल बिल थी, एक स्पेशल बिल थी। क्या थी? तो जनरल बिल तो किसको मिल गई, यूनियन को, फेडरेशन को वहाँ, और स्पेशल बिल किसके पास थी, राज्यों के पास थी। तो स्पेशल बिल को लागू करने के लिए इनका अपना संविधान है, और जनरल बिल को लागू करने के लिए इनका अपना। तो अमेरिका में राज्यों का संविधान अलग है और संघ का संविधान अलग है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया गया। भारत में सिंगल रूल ऑफ लॉ की बात की गई। किसकी बात की गई? पूरे देश में, पूरे जो हमारा व्यवस्थी है, व्यवस्था बना हुआ उसमें एक ही कानून का शासन है। सिंगल रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया कि एक ही संविधान है। कितना संविधान है? एक ही संविधान है, और नागरिकता भी एक ही है, नागरिकता अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो जब एक ही संविधान है तो हमारे जो कोर्ट व्यवस्था होगी अलग अलग होगी क्या? नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जो डिवेल्यूशन हुआ है पावर का, यहाँ पावर का क्या हुआ है? डिवेल्यूशन हुआ है। क्या हुआ है? डिवीजन नहीं है, ना डेलीगेशन है, ना ही डिसेंट्रलाइजेशन है, बल्कि क्या है? डिवेल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो जो पावर का डिवेल्यूशन हुआ है उसमें जो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके लिए एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जुडिशरी अलग अलग नहीं है।
हमारी जुडिशरी की हायरार्की है, इस रूल ऑफ लॉ को लागू करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट, और केंद्र में कौन है, सुप्रीम कोर्ट। और ये स्वतंत्र अलग अलग नहीं बल्कि एक हायरार्की में है, पद सोपान में। तो सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई जुडिशियल रिलेशन नहीं बनेगा। बनेगा क्या? जब एक ही रूल ऑफ लॉ है और उसकी हायरार्की है तो कोई अलग अलग है क्या? जो केंद्र में कानून वही राज्य में कानून, और सुप्रीम कोर्ट इन सबका क्या है, हेड है। तो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट का भी काम करता है। क्या करता है? जब केंद्र और राज्य में झगड़ा हो जाए तो झगड़ा भी सलटाता है, राज्यों को भी झगड़ा हो जाए तो उसको भी सलटाता है, तो ये फेडरल कोर्ट हो गया। और बाकी चाहे सिविल कानून हो चाहे क्रिमिनल कानून हो, अंतिम सुनवाई कहाँ होती है? तो इसलिए कोई जुडिशियल रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन कितने बने? जुडिशियल जब खत्म हो गए तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दो ही तो बचे। तो हमारे देश में सेंट्रल स्टेट के बीच में दो तरह के रिलेशन है, एक तो लेजिस्लेटिव रिलेशन है और एक एग्जीक्यूटिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? जी हाँ, आर्टिकल 245 से लेकर, ठीक है, 254 तक लेजिस्लेटिव रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? और 255 से लेकर, अब इसमें भी दो तरह के रिलेशन हो गए एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में दो तरह के रिलेशन हो गए, एक तो सामान्य प्रशासनिक संबंध। कौन सा है? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन हो गए। ये आर्टिकल 255 से लेकर, ठीक है, 264 तक है। कितना है? सामान्य प्रशासनिक संबंध है, सामान्य जनरल एग्जीक्यूटिव है। और हम लोगों ने वित्तीय संबंधों को अलग कर दिया है, हालांकि वो भी एग्जीक्यूटिव ही है, और उसको हमने तो 265 से लेकर 307 तक हमने फाइनेंशियल, ट्रेड, प्रॉपर्टी, इनसे संबंधित संबंध रखे हुए हैं। कोई समस्या तो नहीं? क्या हुआ? ठीक है, अब इसमें एक तो स्ट्रक्चर, ठीक है, आर्टिकल 245 से 307 तक कल आप लोग पढ़ के आइए, ठीक है, समय ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, बट सही चाहे आधे घंटे पढ़ो चाहे 1 घंटा पढ़ो, सही से पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। इसके साइड में मैं एक क्लास और शुरू कर देता हूँ इकोनॉमिक्स की, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, काफ़ी तेज चल रही है, ठीक है, उसके साथ इकोनॉमिक्स में और शुरू कर देता हूँ, ठीक है।